आइए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। बहुत सारे लोग इस पर जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एक चुटकुले के साथ यानी कड़वी सच की अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी दुनिया में अगर मोशन करता है या अपना डिस्टेंस चेंज करता है तो वहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगता है। जब फोर्स लगता है तो अगर मोशन आता है तो यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम लोग जानते हैं जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो कुछ ना कुछ टाइम होगा। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिलता है तो हमारा वहाँ से वेलोसिटी निकलता है। वेलोसिटी अगर होता है और टाइम होता है तो एक्सेलरेशन होता है। अगर जहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं तो शायद वर्क डन भी होता हो। हम फोर्स लगाते हैं तो वो भी हमारे ऑब्जेक्ट है, वो भी हमें फोर्स लगाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। तो पूरा फिजिक्स के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग भी बात कर रहे हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए इसी के शुरुआत फर्स्ट लॉ के तरफ हम बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या फोकस करने वाले हैं। फोकस मेनली हम 3 बातों पर करने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए आप भी पढ़ सकते हैं, वैसे मुझे पढ़ने नहीं आता है तो आप मुझे हेल्प कीजिएगा, ठीक है। और इसके चलते लंबा वीडियो भी होने से बच सकता है। तो चलिए जितना छोटा और इंटरेस्टिंग वीडियो होना चाहिए आजकल का डिमांड है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो जानना होगा हमें फोर्स और मोशन के बारे में। फोर्स की अगर हम बात करें ये पुश और पुल होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप पुल करते हैं या पुश करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर अपने डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है या ट्राई टू चेंज करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि हम उतना फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कड़वी सच हम पीछे बताए थे। आइए इसमें हम रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, कहीं भी अगर मोशन होता है तो समझिए उसके पीछे फोर्स है। कहीं भी अगर मोशन होता है तो फोर्स है, लेकिन अगर कहीं भी फोर्स है तो मोशन नहीं है। ये बात समझ लीजिए, यानी अगर मोशन होना है तो फोर्स की ज़रूरी है, अगर फोर्स लगाना है तो मोशन की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बात था रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी अगर हमें फोर्स लगता है तो किसी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगता है। 2 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन 2 होना चाहिए, ठीक है। आगे समझने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। इनर्शिया एक स्टेट होता है जो हमेशा बॉडी चाहता है वही स्टेट में रहने का काम करता है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम जब एक साथ मिल जाते हैं ना तो क्या करते हैं, वेलोसिटी का निर्माण करते हैं। सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी इसे हम कह सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी और टाइम एक साथ मिलने का काम करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम इसे इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी इसे कहा जा सकता है। तो इन सभी बातों जो थे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे आगे आने वाले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका सब चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं। तो गाइस ये कुछ बात करते हैं। अगर मैं एक फैक्ट की बात करूँ ना, जिन लोगों को फिजिक्स के बारे में इंटरेस्ट होगा वो क्या करते होंगे, इनको गॉड मानते होंगे। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ बात करें जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा तो शायद वो सोच ही रहे होंगे कि यह जिंदा क्यों है, जिंदा जन्म ही नहीं लेता, ऐसा भी बोलते हैं लोग। चलिए हमारा बात आज क्या है, इसमें 2 बात और डिफाइन किया है ग्रेविटी के ऊपर, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। तो बैलेंस फोर्स हम जानते हैं कि क्या होता है, जिसका नेट फोर्स 0 होता है। 0 का मतलब कई बार लोग समझते हैं कि ये मोशन में नहीं होगा, लेकिन आप गलत हैं। 0 का मतलब ये भी हो सकता है कि वो इक्वल चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका, इसलिए 0 एक्सेलरेशन वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये समझना है रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। और वहीं अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो जिसका अनबैलेंस फोर्स यानी 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। बात सेम है, इसमें भी फोर्स मोशन। ये जो सोच रहे हैं यही आपको भी सोचना है और मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सब तो ठीक है, इनने क्या सोचा, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस पर कौन सा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगने का काम करता है, ठीक है। ये बात आपको कमेंट में बताना है। क्या है कि सब काम मैं नहीं कर सकता हूँ, आप लोग कुछ हेल्प कीजिए जिससे मैं भी हेल्प करना चाहिए। देखिए हेल्प करना बहुत ही अच्छी बात होती है, आप पुण्य कमा सकते हैं, इसलिए बस आप कमेंट ही करना है, पुण्य कमा भी सकते हैं कर, ठीक है। बात करते हैं आगे।
पीछे हमने बहुत सारे बात की, लेकिन अब हमारा शुरुआत होता है फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया से मतलब क्या होता है? देखिए, इनर्शिया जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास की। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास ज़्यादा है ना तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास कम है ना तो उसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं इनर्शिया क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में दो स्टेट में ही हो सकता है, एक रेस्ट एक मोशन, बीच में भी हो सकता है। ठीक है, वो बात हम नहीं करने वाले। तो वो क्या चाहता है कि हम अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाए। यही तो ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, अब हम बात कीजिए, सिंपल सी फंडा है भाई। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं आपको तरफ, वो आप रोकिएगा तबे ना रुकेगा, ऐसे थोड़ी रुक जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप टच ही नहीं करते हैं तो हिल जाएगा? नहीं हिलेगा। यही तो लॉ है। अब इसमें भी कोई लॉजिकल बात है? कई लोग तो सोचते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर लिए, ये भी कोई लॉ है? ये तो ज़िंदगी में हम रोजीना देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ अपनी बात थी, लेकिन ये लॉ है, रियलिटी में आपको मानना ही होगा। अब हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक बॉल है और एक स्टिक है। देखिए, बॉल अभी रेस्ट में है, स्टिक भी रेस्ट में। जैसे ही कांटेक्ट आएगा आपस में, दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा यानी पिछले वाला ड्रामा आप जानते हैं, फोर्स लगने के बाद क्या क्या होता है। ये चीज़ बताने की बात नहीं है भाई, जानते हैं कि पूरा फिजिक्स यही में हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल था, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अनदर नेम की हम बात करें तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है। इसकी अगर इंग्लिश डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो हमारा फोर्स होता है ना वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इसका जब इक्वेशन आप लोग बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा तो क्या आता है? एफ इक्वल टू एम ए आता है। ठीक है, ये तो हमारी कुछ डिफिनेशन थी। भाई इसमें कुछ हम बात करते हैं लॉजिकल बात। जो हमारा अभी इक्वेशन मिला है एफ इक्वल टू एम, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जब अगर हमारा फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जब कम होगा तो कम होगा। यह बात समझने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट लगता है, यानी एक ही लगता है, कोई पर 10 न्यूटन लगता है, वो भी 10 न्यूटन लगता है, दोनों का मास अलग है, एक का मास कम है और एक का मास ज़्यादा है, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा? मास जिसका कम है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा या मास जिसका ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन होगा? तो देखिए, यहाँ पर से रिजल्ट यह आता है कि जिसमें मास ज़्यादा है ना उसमें एक्सेलरेशन कम दिखने को मिलेगा, और जिसमें अगर मास कम है ना उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटेड सेकंड मोशन लॉ था। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन था। इसमें और भी हम बात करेंगे आगे मोमेंटम के बारे में, लेकिन वो थ्योरिकल नहीं है, वो सीधे आप कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, अभी उसको स्किप करते हैं। अब हम थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझ सकते हैं, हमने इनर्शिया के बारे में बात किया। इनर्शिया अगर जो अभी कार है वो रेस्ट में, ये मोशन में कैसे आता है? ठीक है, इस पर भी तो फ्रिक्शन लगता है ना भाई। तो फ्रिक्शन लगता है तो क्या उसमें भी तो फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों काल चलता है कैसे, ये कभी आप जानते हैं? तो जो इसका इंजन होता है ना, इंजन जो फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करके उससे ज़्यादा फोर्स लगाता है तो क्या होता है? ये चलने लगता है। नॉर्मली एक एग्जाम्पल थे, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं ना थर्ड लॉ, ओ भाई सबसे समझाना आसान है, क्योंकि अगर रियल लाइफ में भी हम बात करें कि आप अगर किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो एक और थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाइए। सेम वही अगर किसी भी हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ना, तो जितना फोर्स हम लगाते हैं, मान लीजिए कि हमने 10 न्यूटन लगाए तो वो भी -10 न्यूटन लगाएगा, वो अपने स्टेट को मेंटेन करने के लिए। यही तो था हमारा थर्ड लॉ। और इसमें कुछ एग्जाम्पल, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, सबसे अगर कम कोई वॉइस में गया तो यही है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल जानते हैं। ठीक है ना, अब आइए एग्जाम्पल के तरफ। गाइस थर्ड लॉ हमने जान लिया, अब इसका अनदर नेम की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप लोग मान लीजिए कि अगर थर्ड लॉ ना होता तो क्या होता, शायद हम भी नहीं होते, लेकिन इमेजिन करने में क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके पीछे एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, नॉर्मली बात है कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसका दो पहलू होता है। ठीक है,
तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज की। जैसे कि यहाँ पर रॉकेट का दिया हुआ है फिगर, उससे ही एग्जांपल हम लोग लेने का काम करेंगे। ठीक है, रॉकेट में जितने भी फ्यूल यूज होते हैं और उसका शेप होते हैं, आप लोग सोचते होंगे या मैं भी सोचता था कि जो उसका शेप होता है वो ऐसा ही क्यों बनता है, ऐसा ही क्यों नहीं बनता है। तो उसके पीछे भी बहुत सारे हमारे साइंस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जितने भी फ्यूल यूज करते हैं वो क्या करता है, इसी लाख के चलते फ्यूल लेता है और डेटा का काम करता है। अगर ये थर्ड ला नहीं होता है तो शायद बहुत ही कम पैसे में हम जा सकते थे रॉकेट से यूनिवर्स में। ठीक है, क्योंकि नो फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की आवश्यकता इसी को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर नहीं होता तो ठीक है कितना अच्छा रहता, हमारा पैसा नहीं लगता। अभी चंद्रयान हम लोग फ्री में से आते जाते हैं। ठीक है, उतना लगता बनाने में, लेकिन फ्यूल में भी सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अब आगे आइए हम लोग बात करते हैं अगर ये होता तो डिसएडवांटेज क्या है। अभी तो एडवांटेज की बात की, शायद जितने भी हम लोग अभी बैठ नहीं पाते, खड़ा नहीं हो पाते, किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते, जो हमारा थर्ड ला है वो क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। आज जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो बिल्डिंग भी नहीं अच्छे से खड़ा हो पाता, इसके पीछे बहुत सारे साइंस है और फिजिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। तो आप अभी टाइमलाइन देख रहे हैं कि 11 से 12 मिनट तक का ये वीडियो जा सकता है। ये बहुत ही कम है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है हमारे फिजिक्स में, ऐसे ऐसे टॉपिक है जिनका बारे में अंत हो ही नहीं सकता। उन पर आप जितना बात करेंगे वो इतना ही आपको बात करने का अवसर देगा। जैसे मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम मिल जाता है, जिस चीज़ को आप पढ़ते हैं उसके बारे में आपको बहुत ही जानकारी मिलने का काम भी होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए